ये दुआ वो है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी कि मेरे सीने को कुशादा कर और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे ऐसी क़ुव्वत अता फरमा कि जिससे मैं अपनी चीज़ों को डिलीवर कर सकूं। और इसी दुआ के सदक़े हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। कहने का मकसद ये है कि ये जो इल्म की दौलत है ये सीना खोलने से और बड़ापन करने से और फिर इल्म को ट्रांसफ़र करने से फैलती है। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब का, प्रोफेसर शुएब शफ़ी साहब का, प्रोफेसर महमूद अयाज साहब, प्रोफेसर आमिर अजीज़ साहब, प्रोफेसर फरीद साहब, प्रोफेसर अंजुम साहब, नाराज़ होइएगा कि कुछ लोगों को मैं नहीं जानता, कुछ को जानता हूँ, जो रह जाए तो माफ़ कीजिएगा। हमारे फ़याज़ अहमद राजा साहब, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद कमाल साहब, अहमद जमाल साहब और हसन जमाल साहब, इनके भाई और मेरे, अब तो मैं मेंटोर कहता हूँ, सच्ची बात है। ही इज़ नॉट ओनली ए मेंटोर, ए टीचर, ग्रेट मैन, और वो है प्रोफेसर जावेद अकरम। उसकी वजह यह है कि जब मैं आया मिनिस्ट्री में तो इन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइन दी और मैं जहाँ अपना प्रॉब्लम में आता था, क्योंकि मैं बड़ा, शुएब शफ़ी साहब ने मुझे साथ एक बड़ा जुल्म किया कि मुझे थोड़ा सा ना मीटर कर दिया है। इनका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्ट करते हैं। खैर अब तो मैंने इनको बड़ी मुश्किल इनको भी ठंडा किया और अपने आप को भी किया, और मैंने अपनी जेब में लिख के लगा दिया कि गुस्सा नहीं करना, गुफ्तगू एहतियात से कर दी है। तो मैं जब भी कहीं फंसता था तो जावेद अकरम साहब फिर मुझे समझाते थे, फिर रास्ता बताते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर थोड़ा बहुत कामयाब हूँ, मैं बहुत तो नहीं अपने आप को कहता, तो वो प्रोफेसर जावेद अकरम की सच्ची बात है, उसकी एक उनकी विजन के साथ है। और डेफिनेटली मैं आपको इल्म की अहमियत इसलिए बताना चाहता हूँ कि इल्म की अहमियत तो शुरू करता हूँ, मेरी माँ जो थी ना, वो दिल्ली में शहजादियों की ज़िंदगी गुजार रही थी, और वहाँ उनका घर उस जगह पे था जहाँ मुशर्रफ का घर हुआ करता था। वालिद साहब अमीर आदमी नहीं थे, कभी आप समझे मैं ख़ानदानी बहुत अमीर आदमी हूँ ना, तो नॉट एट ऑल। बताने का मकसद ये है कि इल्म की अहमियत के मेरी वालदा उस वक्त शोफर ड्रिवन गाड़ी और उनकी शादी पे सिक्के सोने के चले थे, इस लेवल की खातून थी। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसकी मोहब्बत में आई तो सब कुछ लुट गया, और भाबड़ा बाज़ार की एक गली में टाट के ऊपर से अपनी ज़िंदगी को हमने शुरू किया, टाट। और वहाँ हमने एक वक्त का मेरी वालदा ने खाना खाया, हमने लंडे के कपड़े पहने। मैं ये नहीं कहूँगा जनाब हम तो बस यहाँ आके बड़े अमीर बन गए थे इंडिया से, हमने लंडे के कपड़े पहने। मेरे वालिद ने रावलपिंडी शहर में रेड़ी लगाई, मेरे वालिद साहब ने छोटा छोटा फिर काम शुरू किया, और आस्ता आस्ता खैर फिर ज्वेलरी की दुकान बनी, और मेरे वालिद साहब फातिमा जिना के फिर तजवीज़ कुनिंदा भी बने, और खान की उनके पुर, वो एक लंबी दास्तान है। इस सारी गुफ्तगू को बताने का मकसद ये है कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी, हम अपने ख़ानदान में सबसे गरीब थे, तो उसने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि इल्म एक ऐसी क़ुव्वत है, ताकत है, जो नस्लों को बदल के रख देती है। जैसे भी प्रोफेसर राशिद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे, मेरी माँ ने हमें खुद एक वक्त का खाया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, और आज माशाल्लाह आपके सामने मैं खड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई आज ही अभी अल्लाह के फजल से जो हाई कोर्ट तक गया, डिप्टी चेयरमैन नैब बन गया है। मेरा उससे छोटा भाई, मेरी बहनें, और शुएब साहब जानते हैं कि मेरे अब इस वक्त अपनी दोनों बेटियाँ FCPS कर चुकी हैं। वन इज़ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट, बेटा मेरा FCPS कर रहा है। एक मतलब अब मेरे ख़ानदान में कोई 20 के करीब डॉक्टर है। तो ये है इनकी विजन। और अगरचे मैं FCPS नहीं हूँ, लेकिन मेरा CPSP से, क्योंकि जब हिस्ट्री चल रही है तो फिर मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि जब इनका पहला इलेक्शन हुआ 2008 में, वो बड़ा टफ इलेक्शन था, और ये घबराए हुए थे सारे, क्योंकि मुकाबला बड़ा सख्त था। और पिंडी में आप यकीन कीजिए कि मैंने रिजवाना चौधरी, इनको मैंने हवाले की, मैंने कहा इस खातून को लें, और पूरा इलेक्शन। एक बुरी आदत मुझ में शुरू में रही, जो अभी अहमद साहब फरमा रहे थे, कॉलेज में हमने भी सारी ज़िंदगी सियासत ही की, क्लासें कम अटेंड की और सियासत बहुत की, और मैं तो अक्सर हंसता हूँ कि प्राइवेट MBBS किया, लेकिन खैर कर लिया। उसके बाद वो बहुत कुछ किया, कॉलेज में मिलिट्री कोर्ट का केस भी चला, और बड़ा मतलब वो एक सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जीन्स में था ना। मेरे वालिद जो थे वो सियासत में थे, फातिमा जिना के तजवीज़ कुनिंदा थे, मेरे दादा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मैं माफ़ी चाहता हूँ कि शायद आज के बाद मुझे आप लोगों से मौका ना मिल सके, वज़ीर हूँ, फिर पिंडी चला जाऊँगा, फिर पता नहीं कब आता हूँ। इसलिए सारी बातें बतानी बड़ी ज़रूरी है हिस्ट्री की, कि मेरे दादा जो थे वो मौलाना मोहम्मद, मेरे ताया एक इंडिया में रह गए थे, ही बिकेम द मेंबर पार्लियामेंट इन इंडिया, एंड ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ चरण सिंह, नॉट मैं कहूँ मुस्लिम लीग या जमात इस्लामी, नहीं, वो मेरे ताया वहाँ रह गए थे, तो वो उनके दोस्त थे। सारी चीज़ों को बताने
ये चलता चला तो CPS की मैंने बड़ी जंग लड़ी उस वक्त। ये और बात है कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र नहीं होते। मतलब शुएब साहब ने सारी ज़िंदगी FCPS की डिग्री है उनको ऑनरी दी जो इनके साथ नहीं चले थे, और हम जैसे लोग जो सारी ज़िंदगी, मैं लूँगा भी नहीं खैर इनकी डिग्री, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ फिर इनका इलेक्शन जब भी हुआ, आप यकीन करें मेरी इतनी सेहत ही पीटी इस्लामाबाद में कि अल्लाह ताला के फजल में सैकड़ों में इन्हें FCPS के वोट दिलवाता हूँ। ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने लोगों की खिदमत की है। तो ये जो है इनके साथ। अब आते हैं मिनिस्ट्री की तरफ। पहला काम मैंने जो किया जिसमें मुझे बड़ी रेजिस्टेंस अभी तक मिल रही है, कि पहला काम मैंने किया कि चीफ मिनिस्टर से इनकी मुलाकात करा दी। और वो मतलब देखें, कॉलेज ऑफ फिजिशियन बहुत बड़ा काम था जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। और शुएब साहब जो है ना, वो मतलब उनको पैशन है कि मैंने पढ़ाना है, मैंने कुछ बच्चों को इल्म देना है। और खालिद गोंदल साहब भी उनका एक हिस्सा है, ये ज़रूरी बात है। दोनों मतलब जब मैं गुफ्तगू करूँगा शुएब साहब की तो समझ जाए इसमें खालिद गोंदल साहब बराबर के शरीक है, क्योंकि इनका एक शेर है कि बड़ा खूबसूरत वो एक शेर था कि हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो ये जब इनकी बात करेंगे उनकी हो जाएगी, उनकी करेंगे उनकी हो जाएगी। तो वो जब मैंने इनका बड़ा अच्छा काम करा दिया, सारा कुछ हो गया, और वो चीफ मिनिस्टर भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, और मैं सिर्फ इसलिए करता था कि मेरी माँ ने इनकी जो है बहुत रोशनी फैलाई थी। तो वो अल्लाह ने किया कि वो फिर प्रोसेस फंस गया, क्योंकि बहुत सारी उसमें क्या हुआ। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ, कल वो लेटर इशू हो रहा है जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो फेलोशिप है, ये पाकिस्तान में पहली बारी होगा मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला, जिसमें हम फेलोशिप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, एहसन राठौर साहब बैठ गए, इनका नाम बैठे हुए, इनका नाम सॉरी मैं रह गया था। इनके साथ मिलकर हम एक 43,000 लोगों का नेशनल एम्बुलेंस कॉलेज आयरलैंड के साथ काम कर रहे हैं। देखिए जो मेरी मिनिस्ट्री है ना, मैं उसकी बात तो कर सकता हूँ। ये जो केस है ना इमरजेंसी मेडिसिन का, ये आज हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको हफ्ते 10 दिन में इसका रिजल्ट भी नजर आएगा, क्योंकि सर को मैं रोज पकड़ूंगा। मेरा यही काम है बस, सर को जो मैंने काम कराना होता है। सर मैंने कह दिया इंशाल्लाह ये आज अनाउंस करके जाएंगे, वरना घर यहाँ नहीं जाने नहीं देंगे मेरे, और आप जाने नहीं देंगे इन्हें, और मैं सर के साथ हूँ। बहरहाल ये कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तकरीर बड़ी लंबी होती है, लेकिन मैंने CPS के लिए बड़ी, और मैं बताऊँ शुएब साहब की क्वालिटी। मेरी बेटी अभी रेडियोलॉजी दे दी शाह साहब, मेरी बेटी पहली मरतबा जब FCPS उसमें फेल हुई ना, वो 1 नंबर से फेल होगी हीमेटोलॉजी में। नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम हुई जो रेडियोलॉजी दी। मेरी बेटी ने बड़ा जोर लगाया, क्योंकि मेरे शुएब साहब के साथ ना कुछ 30 साल के ताल्लुकात हैं। मैं इन पर बड़ा जोर लगा रहा था, मैं क्या सर कुछ करते हैं, 1 नंबर आप क्या करते हैं, लेकिन नहीं किया इन्होंने। सच्ची बात है और अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात से, मैं खुश हूँ, नाराज़ नहीं हुआ। और मेरी यो बेटी जो थी वो 1 नंबर से रह गई। मेरा भांजा 6 बारी में, सगा भांजा मेरा जो नाउ इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ENT, वो शुएब साहब कभी आधे नंबर से फेल होता था, कभी 1 नंबर से फेल होता था। लेकिन शुएब साहब से मेरी लड़ाई शुरू में बहुत होती थी उसके बच्चे भांजे के चक्कर में, लेकिन शुएब साहब कहते नहीं यार कोई कंप्रोमाइज। तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि FCPS करना आसान काम नहीं है। और नंबर 2 ये क्लेम कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों ने दिया है, मैं कसम खाता हूँ। बल्कि मेरी बेटी जब FCPS रेडियोलॉजी दे रही थी तो वो कभी FIR जा रही थी, कभी वो किसी जगह जाती थी, तो बच्चे पूछती तुम्हारे वालिद तो मिनिस्टर हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो शुएब साहब तो इतना ताल्लुक है, तुम तो वैसे ही पास हो जाओगी। उसने कहा तुम्हें शुएब साहब का नहीं पता, शुएब साहब मेरे इम्तहान में मेरे वालिद की भी नहीं सुनते। तो ये है विजन। जब ऐसी कमिटमेंट की लीडरशिप हो तो चीज़ें बदलती हैं। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, इल्म पे बोलता चला जाऊँ तो कम नहीं होगा, लेकिन बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हम इंशाल्लाह ताला जो मेरी मिनिस्ट्री है, मैंने जो कुछ किया, मिसाल के तौर पे मैंने पहला काम किया जो अपनी मिनिस्ट्री में आके, आपने सही कहा, पैरामेडिक्स जो थे हमारे हज़ारों की तादाद में 2012 से उनकी तरक्की नहीं हो रही थी। क्यों? सिलेबस नहीं था। आप यकीन करें मैंने 15 दिन के अंदर सिलेबस तैयार करवा दिया उनका, विद इन 15 डेज मार्च में, और उनकी सबकी प्रमोशन भी हो गई, क्योंकि वो शर्त थी। और अभी भी कोशिश यही होती है कि इसको फैलाया जाए। और बल्कि मैं सर से अब एक गुजारिश करूँगा, यहाँ मैं आपके थ्रू करूँगा, जैसे मैंने अपने उसमें किया ना। अब मसलन मुझे पता चला है कि सर ने जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान हो रहा है, इसमें बड़ा जुल्म हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल सका। अब जुल्म ये हो रहा है कि देखें, आप लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर के लिए आते हैं तो एक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई किसी बड़े आदमी की बेटी है, बड़े आदमी का बेटा है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो जुल्म किया, सर जावेद अकरम साहब, मैं आपसे ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ सर। सर जी ये बड़ी ज़रूरी बात है सर। नहीं सर, बात प्लीज़ आप मेरी तरफ देखें।
इधर उधर नहीं साहब, ये बड़ी जरूरी बात है, डॉक्टरों के मुस्तकबिल की बात है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल की बात है। पब्लिक सर्विस कमीशन बड़ा ज्यादती कर रही है, आप इनको रोकें। अगर एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे पेपर नहीं है, अगर उसकी चीज़ें नहीं है, बाकी जो मुझे नहीं पता क्या होता है, उसको आप बगैर किसी शर्त के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर लगेंगे मेडिकल कॉलेज, जो पहले हालात ख़राब है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर इस पर हमने एक्शन दोनों ने मिलकर करना है। सर कमिट करें ना पहले। हाँ, तो मैंने क्या किया जी, अब आपको बताऊँ, और सर से मेरी रिक्वेस्ट है ये भी कमिट करके जाएं। मैंने अपने प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ में इंटरव्यू के नंबर 5 मैंने तो 0 किए थे, क्योंकि सारी बेईमानी, करप्शन। मैं जब आया हूँ तो ये मेरी सीट जो थी ना सीओ की 1 करोड़ की बिकती थी, और मेडिकल ऑफिसर की, क्योंकि सीपीएसपी ने बड़ा ख़राब कर दिया इस सेंस में, वो जो एफसीपीएस के नंबर थे ना जी पार्ट 1 में, सीपीएसपी की वजह से, मतलब वजह नहीं कह सकते, हाँ वही मैं कह रहा हूँ सर, नहीं सीपीएस की उसकी वजह कि एफसीपीएस जो बच्चों ने करना होता था। खैर वो एक एक बच्चे की सीट 8-8 लाख में बिक रही थी, और मेरे से नाराज़ नहीं होना, यहाँ कुछ 1-2 सर भी बैठे हुए हैं, जिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाते हैं ना, पैसे देने की तो आदत पड़ जाती है। आप यकीन कीजिए सीआईपी में जितने आप गौर करें जाके, जो पेरीफ्री की नौकरियां थी सारी उन लोगों को मिल रही थी जो बड़े आदमियों के बच्चे थे, या जो 8 से 10 लाख रुपए देते, ये रिश्वत चल रही थी। अब हमने 1045 का इंटरव्यू जो किया है, उसमें मैंने सारा एक सिस्टम डेवलप कर दिया है। मैंने तो इंटरव्यू के 0 भी नंबर कर दिए थे। वो कहने लगे नहीं 20 करो, मैं कहा 20 पे तो फिर बिकेंगी सीटें, करते करते शायद हम 5 पे चले जाएं। मेरी जावेद अकरम साहब सर जो है, उनसे भी गुजारिश है, आप टर्शी में भी यही मॉडल लेके आए। एक बच्चे ने अगर मैट्रिक में नंबर लिए हैं, एफएससी में लिए हैं, मेडिकल कॉलेज में लिए हैं, पार्ट 1 अगर उसने किया हुआ है, अगर उसने कोई रिसर्च पेपर किए हैं उसका, और एक प्राइवेट, बहरहाल मैं इसलिए नहीं करता, सर बैठे हुए मेरे को, लेकिन ये कि एक सिस्टम होना चाहिए सर, और इंटरव्यू का ख़त्म होना चाहिए सिस्टम, 5 नंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मेरिट पे काम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैंने इस दफ़ा जो है 80 करोड़ रुपए की रिश्वत बचाई है। थैंक यू वेरी मच।